सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। तो जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें दूसरा लेक्चर मैंने दे दिया। तो उसमें हमने एक तो नॉमेनक्लेचर जो इसका हाफ पोर्शन इनकम्प्लीट था वो हमने कल कंप्लीट किया। तो उसके बाद दूसरा लेक्चर उसमें या दूसरा टॉपिक था दैट वाज हायरार्की। तो ये दोनों टॉपिक हमने कल कंप्लीट किए। तो अब दूसरा चैप्टर इसमें शुरू होता है, दूसरा टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये दूसरा चैप्टर है। तो पहले मैं इस चैप्टर को मतलब इसको शुरू करने से पहले हमने पहले जानना है ये क्लासिफिकेशन। बाद में हम कहेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। तो आपने जो टर्म है क्लासिफिकेशन सुनी होगी कि नहीं है, सुनी है कि नहीं सुनी है? ये क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन आप में से कोई कह डिवाइड करना, और कोई बता सकता है? उनके कैरेक्टर्स पर उनके बेसिस ठीक, वेरी गुड। को मैं कहूँ थोड़ा सा इसको एलाबरेट करेंगे। मान लो मैं आपको एक टी सेट देता हूँ, उसमें जो सबस्टेंसेस हैं या आइटम्स हैं दे आर इन जम्बलिंग मैनर, दे आर इन जम्बल्ड मैनर। प्लेट हैं, कप हैं, ये क्या कहेंगे, स्पून्स हैं, वट एवर ऑल द थिंग्स, तो दे आर इन जम्बल्ड मैनर। तो मैं आपसे कहूँ इनको आप प्रॉपरली ग्रुप्स बना लो इनकी, तो क्या करेंगे आप? क्लास पे करेंगे। क्या करेंगे? कप को एक साइड, प्लेट्स को एक साइड, स्पून को। तो क्या किया आपने? आपने क्लासिफिकेशन की, है ना, आपने क्लासिफिकेशन की। तो दूसरे अंदाज में हम कहेंगे जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम सबस्टेंसेस या थिंग्स या वॉट एवर मे बी, तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ यहाँ लिखेंगे हम थिंग्स या लिखेंगे हम सबस्टेंसेस into different categories, या ग्रुप्स, कैटेगरीज या कहेंगे हम ग्रुप्स। तो इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास प्लांट्स देता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ उनको क्लासिफाई करो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। यहाँ पर बहुत से प्लांट्स हैं, तो मैं कहता हूँ आपको इन प्लांट्स को आप इनकी ग्रुप्स बना लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। मैं यहाँ पर आप कैरेक्टर ले लो दैट इज़ कॉल्ड एज साइज़। तो साइज़ के एतबार से आप इनको ग्रुपिंग करेंगे आपको। तो यहाँ पर आपने एक कैरेक्टर लिया दैट इज़ कॉल्ड एज साइज़। तो जो भी चीज़ या जो भी सबस्टेंस आपको क्लासिफाई करना है, तो उस क्लासिफिकेशन करने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं। कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स। तो दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक फीचर्स। ये पॉइंट आप लिखो। द कैरेक्टर्स which are used for classification of the things, which are used for the classification of the things, they are called as diagnostic features. They are called as diagnostic features, or they are called as diagnostic characters. ये नहीं कि हम चलो ऐसे ही ग्रुपिंग्स करेंगे, तो दैट विल नॉट बी प्रॉपर वे। तो हम कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स लेते हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स लेते हैं, तो उसके बाद हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ज़रा आप मुझे पेन दीजिए, आप भी दीजिए बेटा, आप भी दीजिए। तो व्हाट आर दिस? ये पेन है। तो इनकी फंक्शन क्या है? राइटिंग, है ना, लिखना है इनकी फंक्शन। तो फंक्शन सेम है कि डिफरेंट?
सेम है। मैं आपको कहता हूँ फिर भी इनको क्लासिफाई करो, तो कैसे करेंगे आप इनको क्लासिफाई? एक तो कलर ले लेंगे और साइज और राइटिंग के बेस। राइटिंग मतलब, हाँ राइटिंग मतलब अच्छा लिखता है। और देखो अब मैं हिंट देता हूँ, मैं ये क्या है? बाल पेन है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना इस पर। क्या कहेंगे आप? अरे सर को क्या हुआ आज? पेन से थोड़ी लिखते हैं मार्कर बोर्ड पर। फंक्शन सेम है कि नहीं? या मैं करूँ नोटबुक ले लूँ आपकी, तो स्टार्ट करूँ राइटिंग इस पर, किससे? मार्कर। क्या कहेंगे आप? अरे सर को क्या हुआ? बड़ा अजीब है इस पर, तो हम पेन से लिखते हैं, बाल पेन से लिखते हैं। आज सर ने मार्कर से क्यों लिखा? फंक्शन एक ही है कि डिफरेंट है? तो इस फंक्शन को भी अगर हम अच्छी तरह बारीक बीनी से लेंगे, इस पर भी हम थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ये बाल पेन है, तो इनकी फंक्शन है लिखना, मगर ऑन नोटबुक। ठीक है, इनकी फंक्शन क्या है? लिखना, बट ऑन। ये भी राइटिंग मटेरियल है, इनकी फंक्शन भी लिखना है, बट ऑन वाइट मार्कर बोर्ड। क्लियर? सो ये इसे कहते हैं हम डायग्नोस्टिक फीचर, इसे कहते हैं हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। क्लियर? तो इस तरह अपना ले लो। अब हम ले लेंगे, ये तो क्लासिफिकेशन हुई, ये आपको अंडरस्टैंड हुई कि नहीं? फिर से बताऊं? तो अब मैं यहाँ अब ले लेंगे जो एक्चुअल हमारे पास है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना? यही टॉपिक है हमारा, इसी से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब बायो इसके साथ मिलाएंगे, ये तो यहाँ पर हमने बताया क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन तो ये हमने डिफाइन की, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ये हमने किया कि नहीं किया? अब मैं इस क्लासिफिकेशन के साथ बायो को इंक्लूड करूँ। ठीक है, पहले मैंने क्लासिफिकेशन डिफाइन की, ये प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग्स करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब मैंने इसके साथ बायो को इंक्लूड किया, जिसका कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मुझे ये बताओ, इसमें हम कौन सा चीज़ क्लासिफाई करेंगे? लिविंग थिंग्स। सो हियर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर हम देखते हैं एनिमल्स, यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स, यहाँ पर हम देखते हैं बैक्टीरिया, यहाँ पर हम देखते हैं वायरस। फंजे भी देखते हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो इन सबों को अगर एक ही ग्रुप में रखूं तो आप क्या कहेंगे? ये कोई इंसाफ की बात हुई है? आप एक बुल को हमने यहाँ क्लास में रखेंगे, चलो बैठ जाओ बुल साहब, गाय को ले लेंगे आप, बैठ जाए आप भी, है ना? बेड को ले जाएंगे, बैठ जाओ आप भी, वो ग्रुपिंग्स कर रहे हैं। तो ये क्या इंसाफ की बात है? तो हर एक को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डायग्नोस्टिक फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। तो जब हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल। सो आप ये लिखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन refers to groupings of living things into different categories or groups. On the basis of diagnostic features. On the basis of diagnostic features or characters. Diagnostic features या हम कहेंगे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। क्लियर? तो ये डिफिनेशन हुई किसकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो मैंने कल भी कहा आपको, अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर देयर। तो दैट मीन्स 17 लाख to 18 लाख स्पीशीज़ है हमारे पास
तो इनको हमने क्लासिफाई करना है। तो टैक्सोनॉमी में हम यही पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या आता है दूसरा स्टेप, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, तो यहाँ जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में 2 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। अगर आपकी NCERT है तो वहाँ पर आप देखिए 2 तरह के क्लासिफिकेशन हैं। वन इज़ कॉल्ड एज किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Second is called as types of classification. Types of classification. जो आपकी NCERT है, जब वहाँ पढ़ते हैं हम तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एक तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैसे करेंगे हम इनको क्लासिफाई। ये क्लासिफिकेशन आज की बात नहीं है, क्लासिफिकेशन उस वक्त से शुरू हुई जब दुनिया में इंसान आया है ना, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त सारी के सारे थिंग्स थे। तो उस वक्त भी उसने अपने दिमाग से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंटेशन से, अपने प्रूफ से थिंग्स को क्लासिफाई किया। तो अगर हम देखते हैं, हम यहाँ कहते हैं एक, मैंने कहा डायग्नोस्टिक फीचर्स लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं। एक कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, है ना। व्हाट इज हैबिटेट? लिविंग। डरते क्यों हो आप? मुझे बताओ हैबिटेट क्या है। अच्छा, आपकी एड्रेस क्या, कहाँ रहते हो आप? शाहजेब। कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? तो ये आपका हैबिटेट है कि नहीं है? तो सिंपल इट इज एड्रेस, डोंट गो थ्रू डिफिनीशन, है ना। हम कहेंगे हैबिटेट रेफर्स टू एड्रेस। कहाँ रहते हो भाई आप? मैं वहाँ रहता हूँ। तो यहाँ हैबिटेट जो है, यहाँ पर हमें 3 तरह के हैबिटेट्स हैं, है ना। वन इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल, ये भी एक हैबिटेट है। सेकंड इज कॉल्ड एज एक्वेटिक, ये भी एक हैबिटेट है। थर्ड इज कॉल्ड एज आर्बोरियल। तो ये भी एक कैरेक्टर हम लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट। अगर एक ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। अगर ये वाटर में रहता है तो उसे हम कहते हैं एक्वेटिक। अगर ये एक ट्री पर अपना नेस्ट बनाता है तो हम उसे कहते हैं आर्बोरियल। क्लियर? ये भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है, मगर यहाँ ये नहीं चलेगी। तो क्लासिफिकेशन जो है, हमने किंगडम्स बनाने हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि साइंटिस्ट ने कौन सी काम यहाँ पर की, कि साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम बनाया। तो सीधे हम जाएंगे यहाँ पर कार्ल लिन्नायस, सीधे जाएंगे उस पर। हालांकि उससे पहले भी मतलब थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, एरिस्टोटल फादर ऑफ ज़ूलॉजी, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन में बहुत अहम रोल किया है। मगर शुरू हम करते हैं यहाँ से, किससे? कार्ल लिन्नायस। सर मैंने कल भी कहा, जो ये लिन्नायस इसका नाम था, इट मीन्स प्लांट, इट मीन्स प्लांट। तो देखते हैं इसने क्या किया। जो लिन्नायस है, इसने जो भी लाइफ यहाँ इस वर्ल्ड में है, इसने उसको कला। पहले मैं जब बताऊँ, ये लिन्नायस जो था, कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दिया आपको। ही वॉज फ्राम डच, है ना। ही वॉज फ्राम डच। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, ये बॉटनी का प्रोफेसर था। तो उसने इस क्लासिफिकेशन में बहुत सी काम किया, टैक्सॉनॉमी में बहुत बड़ा अहम रोल उसने प्ले किया। तो उसने बहुत से बुक्स लिखे हैं, जिनमें एक है सिस्टमा नेचुरी, एक बुक इनकी है सिस्टमा नेचुरी, ये एक बुक इसकी है। सेकंड इज जनरा प्लांटैरम, जनरा प्लांटैरम, ये उसकी एक पब्लिकेशन है। और एक पब्लिकेशन जो है इसकी है स्पीशीज प्लांटैरम, स्पीशीज प्लांटैरम,
ये बुक्स इसने लिखे हैं, पब्लिश किए हैं उसने, तो उसने लगभग करीब 7,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्क्राइब किए, क्लासिफाई किए। तो इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो लिनाइस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो ओल्ड बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। अभी मैंने बताया ना, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। तो मगर दैट इज़ ओल्ड, नया जो है दैट इज़ लिनाइस। तो उसने यहाँ पर क्या किया, जो भी लाइफ इस वर्ल्ड में है, मान लो यहाँ पर ले लेंगे लाइफ या लिविंग थिंग्स, यहाँ पर हम ले लेंगे लिविंग थिंग्स, तो इसमें सारा का सारा आएगा, चाहे दैट इज़ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, व्हाट एवर इट मे बी। तो सारा का सारा जो लाइफ इसमें आएगा, दे आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। तो उसने इनके 2 ग्रुप्स बनाए या 2 किंगडम्स, इसने 2 किंगडम्स बनाए। वन इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी, वन इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी, सेकंड इज कॉल्ड एज, आप ही लिखो, सेकंड इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमलिया, सेकंड इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमलिया। तो जो भी इसको लगा ये एनिमल है, एनिमल जैसे कैरेक्टर दौड़ता है ना, जो भी लगा इसको ये एनिमल है, तो उसने इस किस में डाला इसको? एनिमलिया। जो भी लगा इसके ये प्लांट है, तो इनको रखा किस में? प्लांट में। सो दिस इज कॉल्ड एज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी लाइफ थी इसको इसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो यहाँ पर इसने ये मद्देनज़र नहीं रखा ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, ये बैक्टीरिया है, ये और कुछ है। तो जो भी लगा उसको, मान लो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ले लेंगे हम, किस में रखा? यहाँ पर ले लेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को उसने प्लांट में रखा, क्यों? क्योंकि इसका सेल वॉल है। तो सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स, है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ भी आपको सेल है ज़ूलॉजी में, है ना, सेल वो पढ़ना है आप, या आपने पढ़ी होगी। तो वहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्लियर। तो वहाँ पर पहली डिफरेंस हम जो करते हैं दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इस बैक्टीरिया में सेल वॉल था, तो उसको कहाँ पर रखा? प्लांट, क्लियर। तो फंजे जो है इसको भी सेल वॉल है, रखा कहाँ पर? प्लांटी में, ठीक। इसी तरह वो बाकी जब उसको लगा, लेकिन बाद में जब देखा गया ये बैक्टीरिया डजेंट मैटर, इसकी सेल वॉल तो है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, मगर ये कभी फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं। तो कहाँ रखेंगे इसको? तो सेल वॉल है, कहाँ रखेंगे? तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। सो ये पे डिस्प्यूट बन गया। तो फंगस ले लेंगे, क्या है इसमें? सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं कर, बिकॉज ये नॉन ग्रीन है। तो कहाँ रखेंगे? एनिमल में। अरे भाई कहाँ आ गए हो, आपका सेल वॉल है, यहाँ चले जाओ, भागो यहाँ से। तो कहाँ रखेंगे? ये बेचारे आ गए बीच में, है ना। जब वहाँ भी इसको जगह नहीं मिली, यहाँ भी इसको जगह, बीच में बैठ के ना, अब अगर कभी कभी आपको घर से कोई अपने फादर, आप जाओ बाहर, कहाँ जाते हो? बाहर, ऐसे, है ना। तो इसी तरह ये इसके यहाँ जगह नहीं मिली, यहाँ भी जगह मिली, बीच में आ गए, सर क्या करेंगे? तो ये डिस्प्यूट बन गया यहाँ पर ये। तो हालांकि बहुत अरसा तक इस क्लासिफिकेशन में जो सिस्टम था इसको लागू किया जाता था, अप्लाई किया जाता था, मगर जब आज हम देखते हैं इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। लेकिन बेस तो इसने दी, है ना, बेस तो इसने दी।
इसी ने बताया कि कैसे हम लाइफ को क्लासीफाई करें, इसी ने किंगडम का कंसेप्ट दे दिया है ना। तो उसके बाद ये अब का डिस्प्यूट रहा, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहा, ड्रॉबैक रहा, तो इसको क्लियर करने के लिए एक और साइंटिस्ट यहाँ पर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज R.H. Whittaker. He is from Russia. ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? रशिया से, जिसे हम कश्मीरी में रूस कहते हैं ना, वहाँ से ताल्लुक़ रखता था। तो जब इसने दो किंगडम सिस्टम में देखा डिस्प्यूट है भाई क्या करेंगे, तो इसने कहा अब क्या करेंगे, तो उसने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए। मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक फीचर्स चाहिए, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए। फर्स्ट कैरेक्टर दैट वाज सेल टाइप और सेल कॉम्प्लेक्सिटी। सेल टाइप या हम कहेंगे सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, सेल टाइप और या सेल कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर जब उसने देखा ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर, अदर इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। तो उसने भाई कहा भाई क्यों हम घुसाएंगे इन यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर, रखो इनको बाहर, रखो इनको अलग, तो रखा अलग। लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम थी, कुछ यूकैरियोट थे, कुछ उन्होंने कहा चलो भाई जो भी प्रोकैरियोट है रखो इसको अलग। तो यहाँ पर उसने क्या किया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये उसने। तो आपने ये पढ़ा होगा प्रोकैरियोट सेल किसे कहते हैं, जिसमें शाबाश जिसमें सेल एब्सेंट हो, और नहीं प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं, प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फालस न्यूक्लियस होता है, और हाँ यही देखो ये सेल है। इस अगर हमारी सेल ले लेंगे, चलो भाई निकालेंगे कोई सेल हमारी बॉडी से, तो देखेंगे इसको, यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस को अपना मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब इस न्यूक्लियस को अपना मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ठीक, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूकैरियोट। यू मीन्स वेल डिफाइंड और गुड, वेल डिफाइंड मीन्स जब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो तो उसे हम यूकैरियोट, जिस सेल में प्रेजेंट हो उस सेल को क्या कहेंगे हम, यूकैरियोट, क्लियर। तो जिसमें एब्सेंट हो, आप बैक्टीरिया की बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है यहाँ पर, है ना। बैक्टीरिया देखिए सिर्फ क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रो मीन्स फॉल्स, प्रिमिटिव हम कहेंगे, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, नॉट वेल डिफाइंड, क्यों, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसको हम सिंपली डीएनए कहते हैं, इसको हम सिंपली क्रोमोसोम कहते हैं, या इसको जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसने जब देख लिया, तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल थी, तो उसका इसने अलग एक किंगडम बनाया, तो उसका नाम रखा उसने मोनीरा, क्लियर, मोनीरा, यानी जो भी, या यहाँ पर लिखेंगे जो भी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, तो उसको मोनीरा में। अब तो कन्फ्यूजन दूर हुआ, आ जाओ भाई, आपका सेल वाला है, हाँ है, आपका नहीं है, आप भी आ जाओ, आपका क्या है, अरे आप भी आ जाओ, यूनिसेलुलर हो प्रोकैरियोट, आ जाओ सब, फंगस हो, कुछ भी हो, यूनिसेलुलर होना चाहे और प्रोकैरियोट, घुस जाओ इसमें, कन्फ्यूजन क्लियर। तो दिस कॉल्ड एज मोनीरा। तो उसके बाद सेकंड था, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड क्या था, ये तो प्रोकैरियोट्स है, दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स, है ना। तो अब जो भी यूनिसेलुलर था मगर यूकैरियोट था, तो कहा अरे भाई आओ, आप परेशान क्यों हो जाएंगे, है ना, क्यों परेशान हो जाओगे भाई, आप भी आओ। तो यहाँ पर इसने रखा प्रोटिस्टा,
टा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। जबान को हाथ से बांधो कहीं ये नीचे न जाए आपकी, ठीक है। तो प्रोटिस्टा। तो अब क्या रहे, अब सिर्फ रहे अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो अब इसने देखा तो कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हैं जिनमें सेल वॉल है मगर ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हुआ, तो दैट इज का यहाँ पर उसने न्यूट्रिशन दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर अब सेकंड कैरेक्टर क्या लिया उसने, मोड ऑफ। मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल भी हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो आप भाई सारे के सारे आओ यहाँ पर बैठो इसमें। तो इसे हम क्या कहेंगे, किंगडम फंजे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज किंगडम फंजे। तो उसके बाद उसने देखा मल्टीसेलुलर थे, सेल वॉल भी था, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करते थे। आओ भाई आओ, घुस जाओ यहाँ पर, तो बैठो इसमें। दिस कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी। क्लियर। तो उसके बाद जो अब बचा है ना, जो अब बचा जाहिर सी बात है, आ जाओ आप टॉप पर हो, यहाँ पर टॉप पर हो, नीचे नहीं आपकी जगह, आप टॉप पर हो, आप टॉप पर हो। दैट इज कॉल्ड एज एनिमिलिया। ये क्या है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये इनमें जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सैप्रोफिटिक, इनमें है ऑटोट्रॉपिक, इनमें है हिटेरोट्रॉपिक। क्लियर। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रिमिटिव सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन सा किंगडम है, एडवांस्ड कौन सा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी ट्रेंड या फाइलोजेनेटिक ट्रेंड। फाइलोजेनेटिक ट्रेंड ये भी मद्देनज़र यहाँ पर रखी गई। क्या, पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ली गई, तो इसमें देखा गया जो भी यूनिसेलुलर हैं और जो भी प्रोकैरियोट्स हैं इनके लिए क्या है, मोनिरा। जो भी यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट है, उनके लिए प्रोटिस्टा। जो भी मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फंजे। नॉन ग्रीन है ये, सो जो भी ग्रीन है दे आर कॉल्ड एज प्लांटी। तो यहाँ पर एनिमिलिया। तो फाइलोजेनेटिक ट्रेंड भी यहाँ पर है। दिस इज कॉल्ड एज फाइव किंगडम। आप ये लिखो, दिस कॉल्ड एज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तो नीट में भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि विटेकर ने जब ले लिया, कौन कौन सा कैरेक्टर उसने ले लिया जिस पर उसने इन लाइफ को क्लासीफाई किया, 5 किंगडम्स। तो क्या क्या लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेलुलरिटी यहाँ पर ली, फिर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट पे फाइलोजेनेटिक ट्रेंड। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ। तो जो जो कंफ्यूजन किस में था, 11 सर, यस सर, चुका 12th थी थी पढ़ा। आंसर 12 तम सेशन क्लास विद याद। सो दिस इज कॉल्ड एज 5 किंगडम्स। तो जो भी डिमिनेट किस में था, टू किंग सिस्टम में था या लिनाइज सिस्टम में था, वो यहाँ दूर हो गया। उसने क्या किया था, होल लाइफ को 2 ग्रुप्स में, एनिमल और प्लांट में। लेकिन यहाँ पर जो भी यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोटिक था, इसमें कहाँ रखा गया, मोनिरा में। जो भी यूकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर किसमें, देन यहाँ पर कौन सा रूल से ले लिया, तो ये है फंजे, इनमें सेल वॉल है मगर नॉन ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इनका एक ग्रुप बनाया, किंगडम बनाया। तो उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म था, ग्रीन था, मल्टीसेलुलर था, सेल वॉल था, उसमें प्लांटी के। तो टॉप पर क्या रखा, जो टॉप पर उसने रखा सिंपल कौन है, तो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रेंड या एवोल्यूशनरी ट्रेंड। सो दिस इज कॉल्ड एज 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लियर हुआ कि फिर से कहूँ। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, वोजी है उसका नाम।
उसने लाइफ को क्लासिफाई किया, जो विटेकर था इस अंदाज से नहीं, इसने लाइफ को डोमेन्स में क्लासिफाई किया। किसमें? डोमेन। तो यहाँ पर जो भी लाइफ थी, इनके इसने 3 डोमेन बनाए, 3 ग्रुप्स बनाए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज आर्किया, आर्किया। सेकंड इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया, थर्ड इज कॉल्ड एज यूकैरियोट। कितने डोमेन्स आ गए? 3। पहला क्या है? आर्किया। दीज आर्किया आर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, है ना? आर्की बैक्टीरिया। तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है, इन्हें हम एंशंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, आप ये लिखो ये पॉइंट, क्योंकि नीट में आता है क्वेश्चन, एंशंट बैक्टीरिया। दीज आर कॉल्ड एज एंशंट बैक्टीरिया। तो ये एंशंट बैक्टीरिया जो है, ये 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मैथनोजेनस, मैथनोजेनस। सेकंड इज कॉल्ड एज एसिडोफाइलस, या सॉरी हेलोफाइलस, हेलोफाइलस। थर्ड इज कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइलस, थर्मो एसिडोफाइलस। कितने आ गए? यानी जो ये डोमेन था क्या, आर्किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया थी। मगर कौन बैक्टीरिया? एंशंट बैक्टीरिया, या इनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जो पहले बैक्टीरिया, जब एवोल्यूशन हुआ तो जब पहली लाइफ आई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया लेते हैं, तो जो पहले बैक्टीरिया बने तो उनको हम सिंपल बैक्टीरिया कहते हैं। तो इन सबों को हम किस में रखते हैं? आर्किया। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, या हम कहते हैं इनको क्या? एंशंट बैक्टीरिया। फर्स्ट इज कॉल्ड एज मैथनोजेनस। तो लिहाजा ये जो मैंने कहा यहाँ पर आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, इनको कितने में क्लासिफाई किया? 3। फर्स्ट इज मैथनोजेनस, सेकंड इज, थर्ड थर्मो एसिडोफाइलस। तो ये क्या है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, तो ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।